So now we will discuss about the dominance property or dominance rule. So in the mixed strategy game, if the size of the matrix is above 2 by 2, अगर मैट्रिक्स का साइज 2 by 2 से ज़्यादा है तो ज़रूरी होता है कि अलजेब्राइक मेथड को लगाने के लिए हम मैट्रिक्स के साइज को 2 by 2 पर लाएं। डोमिनेंस प्रॉपर्टी या डोमिनेंस रूल या डोमिनेंस प्रिंसिपल के आधार पे हम मैट्रिक्स के साइज को, उसका साइज चाहे कुछ भी हो, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के जो सिद्धांत हैं उसमें प्रिंसिपल या बेसिक या फंडामेंटल जो सिद्धांत है वो कहता है इंफीरियर स्ट्रेटजी इज डोमिनेटेड बाय सुपीरियर स्ट्रेटजी। जो हल्की रणनीति है, छोटी रणनीति है, कम प्रभावी रणनीति है, उसकी तुलना में जो प्रभावी रणनीति है उसको वरीयता दी जानी चाहिए। इंफीरियर स्ट्रेटजी इज डोमिनेटेड बाय सुपीरियर स्ट्रेटजी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में दो रूल्स होते हैं। एक रूल मैक्सिमाइजर के लिए है और दूसरा रूल मिनिमाइजर के लिए है। मैक्सिमाइजर के लिए जो रूल है उसका क्रक्स या शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमाइजर अगर रो वाइज प्ले कर रहा है तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि छोटी रो को हटा दें, बड़ी रो के कंपैरिजन में छोटी रो को हटा दें। दूसरी ओर मिनिमाइजर जो कॉलम वाइज प्ले करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव लॉसेस को मिनिमाइज करना है, उसके लिए जो फंडामेंटल है वो है बड़े कॉलम को हटा दें। टू रूल्स। नंबर 1, मैक्सिमाइजर के लिए रो वाइज छोटी रो को हटा दें तुलना करने पर, मिनिमाइजर के लिए कॉलम वाइज बड़ा कॉलम हटा दें तुलना करने पर। अब इन दोनों रूल्स को एक स्पष्ट भाषा के रूप में समझिए। नंबर 1, if all the elements of a row say ith row of a payoff matrix are less than or equal to the corresponding elements of the other row, say jth row, then the player A, maximizer player will never choose the ith strategy, or in other words, the ith strategy is dominated by the jth strategy. मैक्सिमाइजर प्लेयर जिसका उद्देश्य गेंस को मैक्सिमाइज करना है, जो रो वाइज ऑपरेट कर रहा है, तो वो यह देखेगा कि अगर दो रणनीतियों में से कंपैरिजन करना है, दो रणनीतियों का, किन्हीं भी दो पंक्तियों का, पहले रूल में हम रो वाइज जाते हैं तो हम रोज का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम ये पाते हैं कि किन्हीं भी दो रो के कंपैरिजन में, तुलना में कोई एक रो ऐसी है जिसके एलिमेंट्स किसी दूसरी रो से छोटे हैं, तो जहां एलिमेंट्स छोटे होंगे वो रो डोमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पे ऑफ्स कम होंगे। फंडामेंटल तौर पे यह बात सामने आती है कि
रो वाइज ऑपरेशन में जो मैक्सिमाइजर का ऑपरेशन है, रूल 1 ये कहता है कि वो स्ट्रेटजी डोमिनेट करेगी जिसके पे ऑफ्स बड़े होंगे, और वो स्ट्रेटजी डोमिनेट हो जाएगी जिसके पे ऑफ्स छोटे होंगे। यहां ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि पे ऑफ्स के कंपैरिजन में पता चले 4 पे ऑफ्स हैं और 2 रोज में कंपैरिजन में दोनों रोज के सारे एलिमेंट्स बराबर है, लेकिन एक रो में एक एलिमेंट बड़ा है और दूसरी रो में एक एलिमेंट छोटा है। तो अगर सारे एलिमेंट्स बराबर हैं और एक एलिमेंट छोटा है और किसी एक रो में एक एलिमेंट बड़ा है, तो जो एलिमेंट जहां बड़ा होगा वो रो डोमिनेट कर जाएगी। यानी कि 2 रोज के कंपैरिजन में जहां छोटा हो वो रो डोमिनेट हो जाएगी। अर्थात अगर ऐसी स्थितियां हैं तो कोई भी खिलाड़ी जो मैक्सिमाइजर खिलाड़ी है वो ऐसी किसी रणनीति का चयन नहीं करेगा जिसमें पे ऑफ छोटे हों। इसलिए जो छोटी पंक्ति होगी, जो छोटी रो होगी, उसको हम हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वो पे ऑफ मैट्रिक्स से हटा दी जाती है। प्रिंसिपल 1 ये कहता है कि मैक्सिमाइजर के हिसाब से अगर कोई रो कंपैरिजन में छोटी रो है या जिसके एलिमेंट्स छोटे हैं, या अगर बाकी एलिमेंट्स बराबर हैं लेकिन कोई भी एक एलिमेंट छोटा है, तो जहां छोटा है, कम है, वो रो डिलीट हो जाएगी। दूसरा रूल कॉलम का रूल है जो मिनिमाइजर प्लेयर के हिसाब से है। मिनिमाइजर प्लेयर अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। कॉलम्स लॉसेस को बताते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉसेस को देखते हुए अगर कोई 2 कॉलम कंपेयर किए जाएं, तो अगर कोई कॉलम बड़ा होगा, अर्थात किसी एक कॉलम के 2 कॉलम्स को कंपेयर करने पर किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स अगर बड़े हैं, तो जो बड़ा कॉलम होगा, बड़े एलिमेंट्स वाला कॉलम होगा, वो हटा दिया जाएगा। रूल नंबर 1, रोज के कंपैरिजन में, 2 रोज के कंपैरिजन में जो छोटी रो होगी जिसके पे ऑफ्स कम होंगे वो हटाई जाएगी, और कॉलम्स के कंपैरिजन में जिसका कॉलम के एलिमेंट्स बड़े होंगे वो कॉलम हटाया जाएगा। ये 2 फंडामेंटल रूल हैं जिनको हम डोमिनेंस रूल में यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने पे ऑफ मैट्रिक्स को रिड्यूस किया और आपको ये पता चला कि किन्हीं भी 2 रोज का कंपेयर करने पर या किन्हीं भी 2 कॉलम्स को कंपेयर करने पर स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल पाता कि कौन सी रो किसको डोमिनेट कर रही है और कौन सा कॉलम किसको डोमिनेट कर रहा है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम रूल ऑफ एवरेज का सहारा लेते हैं। 3 रोज हैं, तय ही नहीं हो पा रहा है कि कौन सी रो बड़ी है, कौन सी रो छोटी, और हमको 2 रो चाहिए, एक हटानी है। 3 कॉलम है, तय ही नहीं हो पा रहा है स्पष्ट रूप से कि सारे एलिमेंट किसके बड़े हैं, किसके छोटे हैं, लेकिन 3 कॉलम में से कोई 2 कॉलम चाहिए। क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम के हिसाब से जब 2x2 की मैट्रिक्स होगी तभी अलजेब्राइक मेथड लगा के हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ओरिजिनल जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो बड़े साइज की थी, घटाते घटाते लेके आए और उसके बाद दिख क्या रहा है कि अब 3x3 की मैट्रिक्स आ गई, 3 रोज 3 कॉलम, लेकिन स्पष्ट रूप से तीनों रोज को कंपेयर कर रहे हैं तो कहीं कोई डायरेक्टली घट नहीं पा रही।
किसी रो को 3 रोज में से किसी एक रो को हटा नहीं पा रहे हैं, 3 कॉलम्स में से किसी एक कॉलम को हटा नहीं पा रहे हैं, तो मैट्रिक्स 2x2 पे कैसे आएगी? देन वी थिंक अबाउट एवरेज। किन्हीं भी 2-3 रोज में से किन्हीं भी 2 रो का एवरेज कीजिए और तीसरे से कंपेयर कीजिए। किन्हीं भी 2 कॉलम्स का एवरेज कीजिए और तीसरे से कंपेयर कीजिए, और वही रूल लगाइए जो 1 और 2 में आपको बताया गया है। होगा क्या? अगर 2 रोज का एवरेज, अगर किन्हीं 2 रोज का एवरेज किसी तीसरी रो के एवरेज के बराबर हो या बड़ा हो, तो तीसरी रो हटेगी। इसी प्रकार यदि 2 कॉलम्स का एवरेज किसी अन्य या तीसरे कॉलम के बराबर हो या छोटा हो, तो तीसरा कॉलम हटेगा। ये एवरेजिंग का रूल है। तो डायरेक्टली कंपेरेबल ना हो तो एवरेज का रूल लगाइए, और एवरेज का रूल 1-2, जैसे फंडामेंटल रूल 1-2 है, वैसे एवरेज के रूल भी 1-2 है। इनको लगाइए और मैट्रिक्स के साइज को 2x2 पे ले आइए। डोमिनेंस प्रॉपर्टी के यूज करने का मतलब है, इफ द साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज बिगर, चाहे कुछ भी साइज हो, तो उसको हम रिड्यूस करके 2x2 पे लेके आते हैं, और 2x2 रूल के हिसाब से फिर हम अलजेब्राइक मैथड को लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से जो मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम्स की प्रॉब्लम है उनको हम देख सकते हैं। आपको दिए गए स्टडी मटेरियल में पेज नंबर 7 पर कुछ इन बातों का जिक्र है। पेज नंबर 8 पर एक विशेष प्रकार की समस्या को डिस्कस किया गया है। एक एग्जाम्पल है जहां एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डोमिनेंस रूल से रिड्यूस करने के लिए कहा गया है। रिड्यूस द मैट्रिक्स बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। याद रखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि एक मैट्रिक्स दी है, उसको डोमिनेंस प्रिंसिपल से रिड्यूस करिए, तो आप डोमिनेंस के रूल्स लगाइए जैसा कि अभी आपको बताया गया है। और अगर नहीं लिखा है तो सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक करिए। एग्जाम्पल पेज नंबर 8 पर जो एग्जाम्पल दिया है, उसमें जो मैट्रिक्स आपको दी है, उसमें प्लेयर बी के पास 5 स्ट्रेटजीज हैं, B1 से लेके B5, और प्लेयर ए के पास 4 स्ट्रेटजीज हैं, A1 से A4। मैट्रिक्स का साइज 4x5 का है, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स को, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए अगर, तो अगर ये कहा जाए सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आप पहले सैडल पॉइंट ढूंढेंगे। आपको इसमें सैडल पॉइंट मिल जाएगा, और सैडल पॉइंट के हिसाब से ऑप्टिमल स्ट्रेटजीज A3 और B2 होंगी। गेम सॉल्व हो जाएगा। प्योर स्ट्रेटजी गेम है ये। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करिए डोमिनेंस रूल से, तो आप फिर डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा के यूज करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, खेल कुछ भी दिया हो, उसका मैट्रिक्स साइज कुछ भी हो, कितनी भी रोज हो, कितने भी कॉलम्स हो, 10 रोज हो, 12 कॉलम हो, 12 रोज हो, 10 कॉलम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले सैडल पॉइंट चेक कर लीजिए। अगर गेम में सैडल पॉइंट है, याद रखिए, अगर गेम में सैडल पॉइंट है, तो मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करने की डोमिनेंस प्रॉपर्टी से जरूरत नहीं है।
अगर केवल ये कहा जाता है खेल को सॉल्व कीजिए, खेल को हल कीजिए और मैट्रिक्स का साइज बड़ा है, पहले सैडल पॉइंट चेक करिए, अगर सैडल पॉइंट है तो वो प्योर स्ट्रेटजी गेम है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा, उसको रिड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर सैडल पॉइंट नहीं है तब उसको रिड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगाइए और उसको यूज करके मैट्रिक्स के साइज को रिड्यूस करिए। लेकिन अगर कहीं किसी सवाल में आपसे कहा जाता है ये मैट्रिक्स दी है, इसको डोमिनेंस प्रॉपर्टी को लगा के रिड्यूस करिए, तब आप डोमिनेंस का रूल लगाएंगे, क्योंकि आपको निर्देश है कि इसको ऐसे ही करना है। पेज नंबर 8 पर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जहाँ पे 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं, 4 रोज हैं 5 कॉलम है, 4x5 की मैट्रिक्स, ये एग्जाम्पल 2% जीरो सम गेम का प्योर स्ट्रेटजी गेम का एग्जाम्पल है। इसमें सैडल पॉइंट है A3P2। लेकिन अगर हम कहते हैं कि इसको डोमिनेंस रूल से हल करिए, तो हल करना हम शुरू करते हैं। देखिए, जब कॉलम वाइज मैट्रिक्स को रिड्यूस करिए तो केवल कॉलम पर ध्यान दीजिए, जब रो वाइज मैट्रिक्स को रिड्यूस करिए तो केवल रोज पर ध्यान दीजिए, रोज और कॉलम्स पर एक साथ ध्यान मत दीजिए। एक स्टेज में रोज को लीजिए, एक स्टेज में कॉलम्स को लीजिए, फिर रोज को लीजिए, फिर कॉलम्स को लीजिए। रोज और कॉलम्स को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सॉल्यूशन को देखिए आप, जो प्रॉब्लम आपको दी है, अगर हम कॉलम वाइज कंपेयर करें, देन कॉलम 4 इज ग्रेटर देन कॉलम 1। कॉलम 4 के सारे एलिमेंट्स कॉलम 1 के सारे एलिमेंट से बड़े हैं। तो चूंकि कॉलम लॉसेस को बताता है और अगर एलिमेंट्स बड़े हैं, इसका मतलब एलिमेंट्स पे ऑफ्स क्या बता रहे हैं, लॉसेस को। तो जो मिनिमाइजर प्लेयर वो लॉसेस को अवॉइड करना चाहेगा। तो वही जो सिद्धांत था कि जब आप कॉलम में जाते हैं तो जो बड़े एलिमेंट होते हैं, जो बड़ा कॉलम होता है, उसको आप रिमूव करते हैं। तो चूंकि कॉलम 4 कॉलम 1 से बड़ा है, इसलिए हम कॉलम 4 को डिलीट करते हैं, यानी स्ट्रेटजी B4 को डिलीट करते हैं। इसी तरीके से कॉलम 5 ग्रेटर देन कॉलम 2, इसलिए हम कॉलम 5 को डिलीट करते हैं या स्ट्रेटजी B5 को डिलीट करते हैं। जब ये हम डिलीट कर देते हैं तो हमारी मैट्रिक्स का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स का साइज घट गया। ए के पास 4 स्ट्रेटजी हैं, A1, A2, A3, A4, और बी के पास 3, B1, B2 और B3। अब आपको कॉलम में तुरंत कोई कंपैरिजन नहीं मिल रहा है, छोड़ दीजिए, रोज पर आइए। आप देखते हैं रो 3 इज ग्रेटर देन रो 1, 2 एंड 4। तीसरी रो के जो एलिमेंट्स हैं वो रो 1, रो 2 और रो 4 से बड़े हैं। तो रूल ये कहता है कि जो छोटे पे ऑफ्स होंगे रो में वो हटा दिए जाएंगे। तो रो 3 बड़ी है, रो 1, रो 2 और रो 4 छोटी है, तो डिलीट रो 1, रो 2 एंड रो 4। रो 1, रो 2 और रो 4 को हटा दिया। अब आपकी मैट्रिक्स का जो साइज है उसमें बी के पास है B1, B2, B3 और ए के पास केवल एक रणनीति है A3। पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है। अब फिर आप कंपेयर करते हैं कॉलम्स का, क्योंकि रो तो केवल एक है, 3 कॉलम है B1, B2 और B3। तो आप देखते हैं नाउ कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर ग्रेटर देन कॉलम 2। कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर ग्रेटर देन कॉलम 2। तो जो बड़ा कॉलम होगा वो हट जाएगा। इसका मतलब है डिलीट कॉलम 1 एंड कॉलम 3, हटा दिया।
अब जो पे ऑफ मैट्रिक्स बची उसमें प्लेयर बी की स्ट्रेटजी बची B2 और ए की स्ट्रेटजी बची A3 और मैट्रिक्स में जो पे ऑफ है वो 7 है। इसका अर्थ हुआ कि अगर प्लेयर ए अपनी स्ट्रेटजी A3 को प्ले करता है तो उसका गेन +7 और बी अपनी स्ट्रेटजी B2 को प्ले करता है तो उसका लॉस -7। अलजेब्राइक सम 0। Optimal strategy for A, A3. Optimal strategy for B, B2. Value of the game 7. Point of saddle point. Saddle point is intersection of the optimal strategies. That is, saddle point is at A3 and B2. And value of the game is 7. Game is solved. ये प्योर स्टडी गेम था। ये सैडल पॉइंट शुरू में चेक करते हैं तब भी मिल जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। सारे एक प्योर स्ट्रेटजी गेम की जितने वेरिएबल्स निकालने होते हैं वो सारे निकल आएंगे। लेकिन अगर इस गेम को हम ये कहें कि डोमिनेंस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो उसके लिए हमको ये प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग डोमिनेंस रूल by which we can reduce the size of the matrix. Now you can see that the size of the matrix was 4/5 and it has been reduced. Now, by applying this method, you can reduce any matrix to the desired level 2/2. और 2/2 जब आ गया तो प्लेयर ए की दो स्ट्रेटजीज, एक पी के साथ एक 1 - p के साथ, प्लेयर बी की दो स्ट्रेटजीज, एक क्यू के साथ और एक 1 - q के साथ। इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो वही मिक्स स्ट्रेटजी गेम में हमको 5 चीज़ों को बताना पड़ेगा, P, 1 - p, Q, 1 - q एंड V। तो साइज अगर बड़ा है तो हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी से उसको इस तरीके से यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे एरिया पे आते हैं। अब तक बात हम लोग कर रहे थे 2% जीरो सम गेम, 2% कांस्टेंट सम गेम, व्यक्ति द्वय शून्य राशि खेल, व्यक्ति द्वय स्थिर राशि खेल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी कैटेगरी गेम थ्योरी की, दैट इज 2% नॉन जीरो सम गेम, 2% नॉन कांस्टेंट सम गेम और 2% वेरिएबल सम गेम। व्यक्ति द्वय गैर शून्य राशि खेल, व्यक्ति द्वय गैर स्थिर राशि खेल, व्यक्ति द्वय परिवर्तनशील राशि खेल। ये दूसरी कैटेगरी है नॉन जीरो सम गेम, 2% नॉन जीरो सम गेम। इस कैटेगरी में दो तरीके के खेल आते हैं, एक कोऑपरेटिव गेम्स सहयोगी खेल, दूसरे नॉन कोऑपरेटिव गेम्स गैर सहयोगी खेल। कोऑपरेटिव गेम्स आसान गेम्स हैं, आसान खेल हैं, ये एक चैलेंज नहीं है। दूसरी ओर नॉन कोऑपरेटिव गेम्स जो 1950 के बाद से जो वैश्विक बाजारों की स्थितियां हैं, जहाँ चैलेंजेस हैं, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, तो जो रियलिटीज हैं वो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स हैं और इन्हीं को मॉडर्न गेम्स कहा जाता है, जिसके लिए 1994 में अपने कामों के लिए जॉन नैश को नोबेल प्राइज मिला था। So 2% non-zero sum game, 2% non-constant sum game और 2% variable sum game। वेरिएबल सम गेम इसलिए कहते हैं अगर कांस्टेंट सम नहीं है, अगर सम कांस्टेंट नहीं है तो क्या मतलब, वेरिएबल सम। तो इसमें दो कैटेगरी के गेम्स आते हैं, कोऑपरेटिव गेम्स और नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। पहले बात कर लें कोऑपरेटिव गेम्स की, होते क्या है। सहयोगी खेल, जहां सहयोग है, जहां दो खिलाड़ी, दो प्लेयर्स या जो दो फर्म हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन है। जो सहयोगी खेल है, उदाहरण
एक और प्रोड्यूसर है और एक और कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर सोफा सेट बना रहा है और सोफा सेट का प्राइस उसने रखा है 25,000 रुपये। उसकी जो कॉस्ट आई है बनाने की वो है 15,000 रुपये। तो कोऑपरेटिव सोल्यूशन कोई भी एक ऐसा सोल्यूशन हो सकता है जहां सोफे का प्राइस 15,001 से लेकर 24,999 रुपए के बीच में हो। क्योंकि अगर सोफा सेट का प्राइस 15,001 से लेकर 24,999 रुपए के बीच में हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रोड्यूसर को अपनी कॉस्ट से ज़्यादा मिल जा रहा है, यानी उसकी कॉस्ट पूरी भी हो रही है और फिर भी कुछ उसको प्रॉफिट है। और कंज्यूमर जिसको कहा गया 25,000 में मिलेगा और वो गया 25,000 रुपये लेके खरीदने के लिए, लेकिन उसको 25,000 से कम में मिल रहा है, तो उसका कुछ कंज्यूमर सरप्लस होगा, उसको भी कुछ फायदा होगा। प्रोड्यूसर को भी कुछ फायदा, कंज्यूमर को भी कुछ फायदा। एक ऐसी स्थिति जिसमें निगोशिएशन से या मार्केट इंफॉर्मेशन से जो भी बात तय होगी वो एक ऐसी तय होगी जिसमें दोनों की सहमति होगी। दोनों की अगर सहमति है तो ये एक सहयोगी हल है, ये कोऑपरेटिव सॉल्यूशन है। एक और उदाहरण, अगर मान लिया जाए दो फर्म्स हैं, फर्म ए और फर्म बी। दूसरा मान लीजिए ओलिगोपोली मार्केट है या डिओपोली मार्केट है, दो या दो से अधिक फर्म है, 3 4 5 फर्म है, दो फर्म है, 3 4 5 फर्म है और एक तरीके का उत्पादन कर रही हैं, तैयार कर रही हैं। आपस में सबका कंपटीशन है और उनके पास प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ तकनीकी परिवर्तन होते हैं और सारी फर्मों को लगता है कि अगर वो प्रेजेंट टेक्निक के कंपैरिजन में कोई एडवांस टेक्निक जो इंटरनेशनली डेवलप हुई है उसको अपना ले तो उसको अपनाने से उनका प्रोडक्शन बेहतर होगा, कॉस्ट भी कम होगी, फायदा होगा। लेकिन वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको प्राप्त करने के लिए और लागू करने के लिए जो खर्चा है वो 2-3 फर्मों में से कोई फर्म अकेले नहीं उठा सकती, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। तो नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए जो भी फर्म है जो आपस में प्रतियोगिता करती हैं, एक स्टेज पर वो मिल जाती हैं, तय करती हैं कि पहले हम सब लोग अपना पैसा मिलाकर वो टेक्नोलॉजी लेंगे और उसका अपने अपने यहाँ उपयोग करेंगे। ये कोऑपरेटिव सॉल्यूशन। और जब उसका अपने अपने यहाँ उपयोग करेंगे उसके बाद सबके प्रोडक्शन की जो स्थिति होगी फिर कंपटीशन करेंगे आपस में। ये बात की बात है। तो जो पहले जो बात हुई वो एक कोऑपरेटिव सॉल्यूशन है, म्यूचुअल एग्रीमेंट, सहमति, जिसमें पक्ष सहमत हो गए। कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस प्रॉब्लम नहीं है, ये आपसी सहमत से हो सकते हैं, नेगोशिएशन से हो सकते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड जो चैलेंजेस हैं वो नॉन कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस हैं। इसीलिए जो नॉन कोऑपरेटिव गेम्स हैं, नॉन कांस्टेंट जीरो सम गेम्स की कैटेगरी में जो नॉन कांस्टेंट सब गेम्स हैं वो रियल चैलेंजेस हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उन खेलों की जो खेल गैर सहयोगी खेल हैं, नॉन कोऑपरेटिव गेम्स हैं,
और इन नॉन कोऑपरेटिव गेम्स के अंतर्गत पूरा एक विश्व है। जॉन नैश और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रियल फर्म बिहेवियर को देखते हुए जो वैश्विक बाजार में फर्मों का व्यवहार है, जो गैर सहयोगी स्थितियों पर आधारित है, उसको देखते हुए जो खेल विकसित किए, वो सारे खेल जो भी हमको दिखते हैं वो सब नॉन कोऑपरेटिव सीरीज के अंतर्गत आते हैं। और इस सीरीज में सबसे पहले हम जो लोग बात करेंगे वो है नॉन जीरो सम गेम, यानी कि नॉन कांस्टेंट सम गेम। और इस गेम का एक पायनियर एग्जाम्पल, एक लैंडमार्क एग्जाम्पल, जिसको हम प्रिजनर्स डायलेमा कहते हैं, कैदियों की दुविधा। और कैदियों की दुविधा का जो मॉडल प्रोफेसर टकर ने दिया था, ये नॉन जीरो सम गेम, गैर सहयोगी खेल का एक उदाहरण है, जो एक फंडामेंटल है, जो एक आधारभूत उदाहरण है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसा कैदियों के बीच में दुविधा होती है और वो कम्युनिकेशन, आपसी व्यवहार, बातचीत, विश्वास के अभाव में ऐसे विकल्प का चयन करते हैं जो कम अच्छा होता है, जबकि अच्छा विकल्प उपलब्ध होता है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की प्रेजेंस के बाद भी कैदियों की दुविधा सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ऑप्ट करती है। और यही स्थिति फर्मों के साथ भी पाई जाती है। दिस इज इम्प्लीकेशन ऑफ प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल फॉर ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट मार्केट फर्म्स। जिस तरह से दो कैदियों के बीच में दुविधा होती है और वो अच्छे हल के मौजूद होने के बाद भी कम अच्छे हल को चुनते हैं, वैसे ही प्रतियोगी स्थितियों में बाजार में फर्म भी अच्छे हल के मौजूद होने के बाद भी कम अच्छे हल को चुनती हैं। जो अच्छा हल है वो कोलिजिव ओलिगोपोली है, कोऑपरेटिव सॉल्यूशन है, जहां रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज होते हैं। और जो कम अच्छा हल है वो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, नॉन कोऑपरेटिव सॉल्यूशंस हैं, जो सहयोग ना करने पर होते हैं। जब आपको ओलिगोपोली मार्केट के विषय में बताया गया है, वहां यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई थी कि नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के अंतर्गत ओवरऑल प्रॉफिट्स, रिजल्ट्स मैक्सिमाइज नहीं होते, जबकि ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत जब हम कोऑपरेटिव सॉल्यूशन पे जाते हैं तो रिजल्ट्स पहले से बेहतर होते हैं, ऑप्टिमाइज होते हैं। प्रिजनर्स डायलेमा मॉडल के आधार पर यही बात सामने आती है। डायलेमा यही है, बाजार की वास्तविक फर्मों के बीच की वास्तविक स्थितियों का चित्रण कैदियों की दुविधा मॉडल इसीलिए करता है, जो ये बताता है, जैसा कि स्टेगलबर्ग ने कहा था, कि बाजार की फर्में अगर यह बात समझें कि कौन सी फर्म बेहतर है, कौन सी सोफिस्टिकेटेड फर्म है, और फर्म ये जाने कि हम फॉलोअर फर्म हैं, सोफिस्टिकेटेड नहीं है, तो रियलिटीज को जानकर अगर मार्केट में फर्म्स का कोऑपरेशन हो, कोलिशन हो, कोऑर्डिनेशन हो, तो इससे ना तो बाजार में असंतुलन होगा और ना ही अनावश्यक प्राइस वॉर। कोऑपरेटिव सॉल्यूशन, कोलिजिव ओलिगोपोली का सॉल्यूशन आपसी सहमति से आता है। लेकिन गेम थ्योरी मॉडल ये बताता है
कैदियों की दुविधा का मॉडल ये बताता है कि दुविधा यही है कि सर्वोत्तम हल सामने है लेकिन हम उसका चयन नहीं करते। दिस इज implication of prisoner's dilemma model for imperfect market firms। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।